नमस्कार, मैं हूं उज्जवल कुमार और आप देख रहे हैं यूबीबी न्यूज़। आज हमारे साथ विशेष मुलाकात में जुड़ गए हैं पंजाब के युवा कांग्रेसी नेता गुरपाल सिंह गोल्डी जी। आइए आज इनसे कुछ विशेष मुद्दों पे बात करेंगे। गुरपाल जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। थैंक यू आपका। सर, सबसे पहले तो आपको यूबीबी न्यूज़ की पूरी टीम की तरफ से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और आपको भी बहुत शुभकामनाएं। और आपके जो जितने भी लोग आपका चैनल देख रहे हैं उनको भी बहुत ज़्यादा मुबारकबाद पेश करता हूं। गुरपाल जी, सबसे पहला जो हम आपसे सीधा सवाल पूछना चाहेंगे वो ये है, आप 19 दिसंबर 2018 अभी 7 से 8 दिन पहले आप दिल्ली आए थे और विजय चौक में आपने एक प्रदर्शन किया था। उसकी वजह हम आपसे जानना चाहेंगे कि उसकी क्या वजह थी जो आप दिल्ली आए और आपने यहाँ पे प्रदर्शन किया। वजह तो इसकी बहुत ज़्यादा खास है, क्योंकि हमारे एमपी हैं जो फतेहगढ़ साहब से खालसा जी, हरिंदर सिंह खालसा जी, जिनको हमने चुना था 2014 में, काफ़ी भारी मतों से जिताया था। उसके बाद वो ना ही क्षेत्र में कोई अपना उन्होंने प्रेजेंस दिखाई और ना ही क्षेत्र के मुद्दों को यहाँ पे पार्लियामेंट में उठाया, क्योंकि ये पार्लियामेंट का आखिरी सेशन था। मैं अपनी पूरी टीम के साथ और फतेहगढ़ साहब के 9 हलके के लोगों के साथ यहाँ पे आया और विजय चौक में प्रदर्शन किया कि हमारे जो सांसद हैं वो हमारे क्षेत्र से लापता हैं। हो सकता है हमें यहाँ मिल जाएं, पर हमें यहाँ भी नहीं मिले। गुरपाल जी, हमें सुनने में आया था कि आपने इनाम भी रखा है उन पे। हाँ बिल्कुल, मैंने इनाम रखा था कि अगर कोई भी व्यक्ति जो हमारे सांसद को ढूंढ के हमारे क्षेत्र में लाएगा, 9 हलकों में लाएगा, उसको 1 लाख रुपया इनाम दिया जाएगा। तो गुरपाल जी, क्या लगता है, मतलब हम आपसे पूछना चाहेंगे, क्या कोई इनाम लेने आपसे आया अभी तक? और मजे की बात क्या लो, हराने की बात मैं मानता हूं कि अभी तक कोई भी दावेदारी किसी ने करी? किसी भी नहीं, आज तक इनाम की दावेदारी नहीं की, ना ही कोई इनाम लेने आया, ना ही मुझे इसके रिगार्डिंग किसी का फोन आया। तो यानी कि अभी तक एमपी आपको नहीं मिले जिनको आप तलाश रहे थे? बिल्कुल नहीं मिले, और ना ही एमपी साहब ने खुद मुझे कांटेक्ट किया कि मैं जिंदा हूँ, यहाँ पे कहाँ भी हूँ। आए, हाँ एमपी साहब आए सामने जी। तो गुरपाल जी, आज आप वापस दिल्ली आए हैं और आज आप हमसे विशेष मुलाकात में जुड़ गए हैं, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आज जो आप दिल्ली आए हैं इसका क्या मुख्य कारण है? अभी तक भी आपको कोई भी कांटेक्ट नहीं हुआ जिनको आप ढूंढ रहे थे? एमपी साहब अभी तक नहीं मिले आपको? बिल्कुल एमपी साहब नहीं मिले, क्योंकि ये पार्लियामेंट का आखिरी सेशन है, विंटर सेशन है, आखिरी सेशन है। कल के दिन तो परमानेंटली एडजर्न हो जाएगा हाउस, ठीक है। पर मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे जो नेताजी हैं, हमारे एमपी साहब हैं, वो आज भी दिखाई नहीं दिए। मैं सारा दिन आज पार्लियामेंट में रुका, पार्लियामेंट में भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, अगर प्रेजेंस है उनकी दिखाएं, आए सामने आए। मैं तो उनको ढूंढ रहा हूँ इतने दिनों से, बाकी मुझे फोन करें जी। और जो भी है कोई भी ढूंढ के लाएगा, इनाम भी ले जाए। कोई ऐसा हमारे सांसद जी ने अभी सामने नहीं आया आज तक। तो गुरपाल जी, अब जाहिर सी बात है, पार्लियामेंट खत्म होने वाला और अब दोबारा इलेक्शन भी आने वाले हैं और आप युवा भी हैं, तो अब जब ये आप सरकार चली गई और आपकी सरकार आ गई, हम आपसे जानना चाहेंगे, अगर आपकी सरकार आ गई तो आप किस तरह से युवाओं के लिए काम करेंगे? बिल्कुल, मैं सबसे पहले तो बताना चाहता हूं कि अगर हमारी 2019 में सरकार आई तो हमारी प्राथमिकता विशेष तौर पर युवाओं पे होगी, क्योंकि मैं खुद ही युवा पे हूं और इन चीज़ों को मैंने फेस किया है, देखा है कि कैसे स्ट्रगल है, कैसे हमारा जो युवाओं की क्या समस्या है। मैं इन चीज़ों को भली बात जानता हूँ, और पूरे क्षेत्र का डेवलपमेंट, क्योंकि हमारे सांसद जो पिछले थे एमपी साहब, उनकी तो प्रेजेंस ही 0 थी, ठीक है। कोई ना तो उन्होंने कोई मुद्दा उठाया आज तक, मेरे किसी भी सांसद ने। विशेष तौर तो मैं कहना चाहता हूँ जो हमारे एमपी साहब हैं, इन्होंने तो कोई मुद्दा उठाया ही नहीं। सिर्फ इन्होंने क्या किया, 76% जो हाजिरी थी अपनी दर्ज कराई और यहाँ पे पैसे लिए, अलाउंसेस वगैरह लिए, और कोई मुद्दा नहीं उठाया। अगर ये प्रेजेंस दे रहे हैं तो मुद्दे भी उठाएं। गुरपाल जी, लेकिन जी आप अभी कह रहे थे कि वो मिल नहीं रहे हैं और अभी आप कह रहे हो कि वो अपनी पूरी प्रेजेंस भी दे रहे हैं, 76% अपनी अटेंडेंस भी लगा रहे हैं, तो ये किस तरह से कर रहे हैं वो? मैं ऐसा कह रहा हूँ, मैं अपने क्षेत्र की बात कर रहा हूँ कि हमारे क्षेत्र में नहीं आते जी, ठीक है। हमारे क्षेत्र में तो दिखाई नहीं देते, अगर कहीं पे आते हैं तो मुझे दिखाएं। अगर मैं झूठा हूँ तो मेरे पे डेफामेशन करें कि आप झूठे हो। गुरपाल जी, अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे, आप खुद एक युवा हैं और आजकल का जो भारत देश का युवा है, किसी से भी पूछो वो राजनीति में नहीं आना चाहता। कोई कहता है डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, सीधा साफ तौर पे कहते हैं राजनीति एक, माफ़ कीजिएगा मैं बोल रहा हूँ, एक दलदल है जिसमें वो उतरना नहीं चाहते हैं। मेरी भी खुद पर्सनली काफ़ी युवाओं से बात हुई है, उनका साफ तौर पे कहना है हम डॉक्टर बन जाएंगे, इंजीनियर बन जाएंगे, टीचर बन जाएंगे, कुछ भी काम कर लेंगे, लेकिन राजनीति में नहीं आएंगे। तो आप खुद एक युवा हो के आपने क्यों राजनीति अपना करियर चुना? मैं कहना चाहता हूँ, आपकी जो बात कही है आपने बिल्कुल सही करे। जो आज का हमारे देश के युवा हैं ऐसे ही सोच रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक आम इंसान पढ़ लिख कर बड़ा ऑफिसर तो बन सकता है, लेकिन लीडर नहीं बन सकता।
क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि हमारा जो युग है, हमारे साधन की राजनीति ऐसी चल रही है। पर कोई आएगा नहीं तो दलदल को साफ कौन करेगा? इस चीकड़ को, इस कीचड़ को साफ कौन करेगा? खुद उतरना पड़ता है। तो मैं अपना ये मोटिव लेके, साफ सुथरी राजनीति का मोटिव लेके इसमें राजनीति में सेवा करने आया हूं, और मेरे इलाके के लोगों का मुझे भरपूर समर्थन मिल रहा है। पूरे युवा मेरे साथ चल रहे हैं। लेकिन गुरपाल जी, आपका ऐसा क्या रहा कि आपको राजनीति में उतरना पड़ा, या आपने कोई और अपना जो करियर हम कह सकते हैं वो नहीं चुना, जबकि आपने सीधा पॉलिटिकल करियर आपने चुना, पॉलिटिक्स में आ गए आप? ये हम आपसे जानना चाहेंगे। मेरा करियर तो ऐसा है, देखो मैंने पोस्ट ग्रेजुएट हूँ मैं पॉलिटिकल साइंस में, तो मेरा जॉब भी मैं इजीली कर सकता हूँ। अभी मैं 33 ईयर्स ओल्ड हूँ ओनली। और कहने का मेरा मतलब ये है कि हमारे जो युवाओं को है, मैंने देख रहा हूँ चारों तरफ चपड़ासी की नौकरी के लिए PhD तक बंदे ने एनरोलमेंट करवाई है अपनी, और राजनीति की तरफ कोई भी जा नहीं रहा, ना वो PhD वाला, ना ही BA वाला, ना ही +2 वाला। कुछ फैमिलीज हैं वही राज कर रही हैं। अगर आम घरों से उठकर लोग राजनीति में नहीं आएंगे तो कैसे मौका मिलेगा आपको? मेहनत करो, आगे बढ़ो। गुरपाल जी, तो हम आपसे अब ये जानना चाहेंगे, जो हमारा अगला सवाल है, कि आपका क्या कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड करियर रहा है कभी? फैमिली में से कोई पॉलिटिक्स में रहा हो, या कोई आपके दोस्त पॉलिटिक्स में रहे हो, कोई ऐसा आपका पॉलिटिकल बैकग्राउंड रहा है कभी? देखो, पॉलिटिकल कैरियर की बात देखो, मेरे फादर साहब वो इंस्पेक्टर थे कोविड डिपार्टमेंट में, तो उन्होंने अपनी सर्विस की, एम्प्लॉय क्लास थे, और उसके बाद मैं पढ़ लिख कर राजनीति में आया हूँ बिना किसी जॉब के, बिना किसी लालच के। तो मेरा तो एक ही मोटिव है, वो सेवा है, लोक सेवा, खास करके युवाओं को प्रमोट करने का, क्योंकि मेरे क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या आ रही है, हमारे पंजाब से जो लोग हैं वो विदेशों की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ, माफ़ कीजिएगा गुरपाल जी, मैं आपसे यही जानना चाह रहा था, पंजाब में जितने भी युवा हैं वो ज़्यादातर अपनी पढ़ाई लिखाई कंप्लीट करके वो ज़्यादातर विदेश की तरफ जाना चाहेंगे, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ये सारी जगह जाना चाहेंगे, ना कि अपने देश में रह के काम करना चाहेंगे। आखिर इसके पीछे की क्या वजह हो सकती है? देखो, सबसे बड़ी बात तो वजह तो एक ही अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि हमारे पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं महाराजा अमरिंदर सिंह, तो इसको किस तरह से रोका जा सकता है? मैं वही बात कर रहा हूँ, आप मेरी बात सुनिए। क्योंकि महाराजा अमरिंदर सिंह इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा गंभीर हैं, बहुत ज़्यादा सीरियस हैं। क्योंकि जब महाराजा अमरिंदर सिंह के दोस्त थे राजीव गांधी जी, जब वो प्रधानमंत्री थे, इन्होंने क्या किया, वहाँ पे एक इंडस्ट्री लाई हमारे पटियाला में, DMW, यहाँ पे 45,000 बंदा काम कर रहा है। तो मैं समझ रहा हूँ कि केंद्र सरकार के भी, मोदी सरकार है, कोई बेरुखी कर रखी है पंजाब की तरफ, ना ही कोई प्रोजेक्ट दे रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट कैसे होगी? पंजाब सरकार जो है कि अपनी तरफ से रोजगार मेले लगा रही है और युवाओं को रोजगार दे रही है, पर क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो कंपटीशन भी उतना ही है, जितने जोगे हैं, समर्थ हैं, पंजाब सरकार नौकरियाँ दे रही है, और पहले से ये विदेश जाने के रुझान में थोड़ी सी ठल पड़ी है। गुरपाल जी, जैसा कि अब आपने बताया कि आपका पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं रहा है, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे, फैमिली से कितना सपोर्ट मिला जब आपने ये बताया कि आपको पॉलिटिक्स में आगे करियर बनाना है? फैमिली के सपोर्ट की बात तो आप ना ही करो तो अच्छा है, क्योंकि एक, जैसे आपने पहले ही बोला कि आप कोई भी डॉक्टर बनना चाहता है, कोई भी इंजीनियर बनना चाहता है, कोई कुछ बनना चाहता है, अलग अलग फील्ड बंदा चुनना चाहता है, कोई भी राजनीति में आने को तैयार नहीं था। जी बिल्कुल। मेरी फैमिली का भी ऐसी सीन था, क्योंकि मेरे फादर साहब एम्प्लॉय थे। बिल्कुल, आपने अभी बताया। हाँ, एम्प्लॉय थे। तो एक ऑफिसर का, जो मिडिल क्लास ऑफिसर होता है, उसका एक ही सपना होता है कि यार मेरा बच्चा पढ़ लिख कर कोई नौकरी पे लग जाए। और जो माँ बाप का सपना होता है सरकारी नौकरी का, सरकारी नौकरी का था। तो मैंने भी अपना ट्राई किया, तो मैं थोड़े दिनों के बाद मुझे काम जचा नहीं, और मैंने नौकरी का बिल्कुल अपना प्लान छोड़ दिया कि मैं नौकरी नहीं करूँगा, मैं आऊँगा दूसरे लोग जो हैं समाज में दबे कुचले लोग हैं, डाउन ट्रॉडन्स हैं, तो उनके यहाँ आऊँगा, मैं उनके लिए काम करूँगा, युवाओं के लिए रास्ते खोलूँगा। अगर मुझे काम मिलता है, अगर मुझे टिकट मिलती है, तो मैं युवाओं के लिए रास्ते खोलूँगा। नेचुरली है, सभी लोगों के लिए रास्ते खुलेंगे। और मैं एक बात विशेष तौर पर कहना चाहता हूँ, जैसे आपने पहले मुझे सवाल किया कि युवा राजनीति को दलदल मानते हैं और इसमें आना नहीं चाहते, क्योंकि मैं खुद इस अनएम्प्लॉयमेंट को मैंने फेस किया है। मैंने फेस किया है, इस चीज़ को फेस किया है, और देखा कि जो युवा हैं उनका, लड़के लड़कियां युवतियां, इनका कहीं पे भी कोई हाथ नहीं पड़ रहा, कोई भी काम नहीं है।
तो मैंने खुद इस चीज़ को सोचा कि मैं आगे आऊँगा, इनकी आवाज़ बनकर लोगों को रोजगार के जो अवसर हैं और पैदा करने की कोशिश करेंगे, और मेरे जैसे जो एक मिसाल बनूंगा आने वाले अपने युवाओं के लिए कि एक लड़का आम घर से उठकर राजनीति में जिसने अच्छा काम किया। जी गुरपाल जी, जैसा कि आपने हमें बताया तो ये काफ़ी अच्छी बात है, आपने युवाओं के लिए सोचा। हम आपसे ये जानना चाहेंगे, अब ये सरकार हम कह सकते हैं 2019 के इलेक्शन आने वाले हैं, अगर आपकी सरकार आती है और ये सरकार जाती है, जैसा कि साफ तौर पे लोगों का कहना है कि इस सरकार ने रोजगार के लिए कोई काम नहीं करा, तो आपकी सरकार आएगी तो क्या प्राथमिकता रहेगी आपकी, वो क्या रहेगी? रोजगार पे भी रहेगी और क्या अन्य चीज़ों पे आपकी प्राथमिकता रहेगी? देखो, हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, ठीक है ना, क्योंकि हमारे पूरे वर्ल्ड में हम दूसरे नंबर पे हैं पॉपुलेशन के मामले में, और सबसे बड़ा युवा देश भी है ये, क्योंकि हमारे मोदी जी ने कहा था कि 1 लाख नौकरी हम पर मंथ देंगे। नौकरी देने की सिर्फ 400 नौकरी मिल रही हैं एक मंथ में। कोई सरकार ने इसने ज़्यादा काम नहीं किया, मैं समझ रहा हूँ कि क्योंकि जो वादे किए थे सिर्फ जुमला साबित हुए हैं। खुद मान रहे हैं कि जुमला की सरकार है। और हमारे जो नेताजी हैं राहुल गांधी जी, खुद युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, और दिन रात एक करके मेहनत कर रहे हैं, और उनके प्रयासों को सफलता भी मिल रही है। और जो हिंदुस्तान की जनता है पूरे एक मन से होकर राहुल गांधी जी के साथ आ चुकी है। 2019 में इनका जाना तय है और प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी बनेंगे। और मैं कहना चाहता हूं तब लोग महसूस करेंगे कि ये बंदा 2014 में प्रधानमंत्री क्यों नहीं बना। जी गुरपाल जी, चलिए थोड़ी वक्त की कमी है, अब हम आपसे और आखिरी सवाल ये पूछना चाहेंगे, अगर आप जो जितने भी देश के युवा हैं, मैं पंजाब की बात नहीं कर रहा, जितने भी देश के युवा हैं उनको अगर आप कुछ बोलना चाहेंगे और कोई मैसेज देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से, तो आप उनको क्या बोलना चाहेंगे और क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखो, मैं तो एक ही मैसेज दूंगा, और मैं वो अपनी मातृभाषा में दूंगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, और हिंदी में भी आप बोलिएगा। और हिंदी में भी बोलूंगा। पहले तो मैं पंजाबी में बोलूंगा कि जो मेरे क्षेत्र के लोग हैं, फतेहगढ़ साहब इलाके के लोग ने, मैं उन्हें यही मैसेज देना चाहना है कि हुण तक तुसीं सब नूं देखिया, रिटायर कर दिया सरकार 58 साल की उम्र दे, एक आपां MP चुन लिया सी, गलती हो गई, कह दो कोई होर ऑप्शन नहीं सी, विकल्प नहीं सी, 68 साल का बंदा आप MP चुन लिया सी, अपने तो बहुत बड़ी भारी गलती हो गई। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ भी हुणे मौके ना साडे कोल हथ के जाण, साडे नौजवान बच्चे विदेशों वाल ना जाण, नौजवान लोगों को घर रोजगार मिले। साडे लुधियाने दे विचों, यूपी, मध्य प्रदेश, बिहार दे विचों लोग काम करन आउंदे ने, ते साडे लोकल जिहड़े बंदे हैगे विदेशों वाल जांदे ने। साडे कोल रोजगार की कमी नहीं, नीति की कमी है, वो असीं बनावांगे, सारे रल मिल के बनावांगे। तां है जे साडी आवाज़ दिल्ली तक, पार्लीमेंट तक पहुँचूगी। ये मैं मैसेज देना चाहना कि नौजवान साथियों एक प्लेटफार्म पर आ जाओ, इकट्ठे हो जाओ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਯੁਵਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਫਲ ਹੋਣਾ ਤੈਅ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ, ਔਰ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਫਰਕ ਬਾਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ ਕਿ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ कोई आवाज़ थोड़े इलाके की नौजवानों की आवाज़ पार्लीमेंट के गूंजूगी। आप हिंदी में भी हमारे चैनल के जो दर्शक हैं उनको भी आप मैसेज दें। मैं कहना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र के जो युवा हैं, और देखिए, क्योंकि 58 ईयर्स ओल्ड को सरकार हमारी रिटायर कर देती है, क्योंकि हमारे क्षेत्र के पास कोई और विकल्प नहीं था। हमारे पास 68 ईयर्स ओल्ड का MP था और चुना हमने, अब वो 74 ईयर्स के हो चुके हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ कि युवाओं को कम मौका मिलेगा। एक बंदा रिटायरमेंट के बाद भी पावर एंजॉय कर रहा है, युवाओं की तो कोई आवाज़ ही नहीं उठा रहा। एक ह्यूमन बीइंग होती है, एक बंदा कितना काम कर सकता है, ठीक है। अगर मुद्दे की बात कर रहे हैं तो नौजवानों के मुद्दे तो एक नौजवान ही समझ सकता है, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि एक इन्होंने तो बिल्कुल मुद्दों के प्रति गंभीर नहीं थे। और मैं कहना चाहता हूं कि अगर नौजवान शक्ति आगे आएगी तो देश भी हमारा नौजवान है, नौजवानों की बात होनी चाहिए, युवाओं की बात होनी चाहिए, युवाओं के काम की बात होनी चाहिए, इंडस्ट्रियलिस्ट की बात होनी चाहिए, गरीब, मजदूर, किसान, सभी की बात होनी चाहिए, सभी धर्मों के, क्योंकि देश है वसुधैव कुटुंबकम का जो इन्होंने नारा दिया था, इन पे काम नहीं इन्होंने किया। मैं कहना चाहता हूँ, भारत सरकार से डिमांड करता हूँ कि अगर आप भी वक्त है, आप कोई ऐसी नीति बना के जाओ कि हमारे जो युवा हैं आपसे प्रेरणा ले सकें, पर ऐसा कोई काम आप कर नहीं रहे। तो एक ही उम्मीद है, सिर्फ माननीय राहुल गांधी जी, और कोई उम्मीद नहीं है हमारे तो यानी आपका साफ तौर पे कहना है 2019 में कांग्रेस आने वाली है, देश का चेहरा होंगे राहुल गांधी। बिल्कुल, देश का चेहरा। क्या कहना है आपका? माफ कीजिएगा, मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ। मोदी लहर का भी आपके ऊपर क्या कहना है? मोदी लहर क्या लगता है खत्म होगी? कौन सी लहर की बातें कर रहे हो आप? अब लहर ही नहीं है, अभी तो छल आ रही है, बड़ी पानी की, समंदर की छल आ रही है। लहर थी, लहर खत्म हो चुकी है। अब देख रहे हैं आप 3 स्टेटों का, पंजाब देखा, उसके बाद कर्नाटक देखा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, आपने देख ही लिया। आपके सामने बिल्कुल जो लहर बहर की वो खत्म हो चुकी है, लहर का बहर बन चुका है वो। अब इंशाल्लाह आएगी राहुल गांधी जी की और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी दिल्ली में,
और लाल किले पर जो आने वाला झंडा है, तिरंगा झंडा, वो राहुल गांधी जी लहराएंगे। ये मेरा आपसे दावा भी है, वादा भी है। गुरपाल जी, सर्दी का मौसम है, काफ़ी लोग आपके साथ नहीं आ सकते हैं, आप आज फिर भी वापस आए हैं दिल्ली में, तो आप पंजाब के लोगों के लिए क्या मैसेज लेके जा रहे हैं? क्या एमपी साहब मिले आपको अब दोबारा? क्या आपको बाहर ही मिले हो, पार्लियामेंट के बाहर मिले हो, पार्लियामेंट के अंदर मिले हो, कहीं आपको मिले? और पंजाब के लिए आप क्या मैसेज लेके जा रहे हैं लोगों के लिए? जी देखो, बात गर्मी या सर्दी की नहीं है जी, बात है लोगों की समस्या के प्रति, समस्याओं के प्रति। कितना कोई बंदा गंभीर हो सकता है, कोई इंसान लोगों की समस्या के प्रति, क्योंकि हमारे प्रतिनिधि हैं, उनका फर्ज बनता है कि उनके लिए ना तो गर्मी, सर्दी, बारिश कोई भी बड़ी चीज़ नहीं है, उनको काम करना है, काम करके दिखाते। और मैं सुबह से बैठा हूँ क्योंकि कल एक दिन पहले आना पड़ता है यहाँ पे पार्लियामेंट में आपकी हाजिरी दर्ज कराने के लिए, क्योंकि हमारे नेताजी तो दिखाई नहीं दिए। आज ही मैं सुबह से देखा, सुबह 9 बजे मैं पार्लियामेंट के सामने आ गया, पहले मैं गेट पे रुका। तो यानी आपको कल से लेके आज तक नहीं मिले? बिल्कुल नहीं मिले, क्योंकि कल तो संडे था। जी। आज सुबह से मैं 9 बजे से लेके 3 बजे तक हूँ, हाउस भी एडजर्न हो चुका है, तो कोई दिखाई नहीं दिए मुझे सांसद जी। और रही बात सर्दी की, मैं कहना चाहता हूँ आपको कि मेरे क्षेत्र के लोगों ने जैसे इनको एमपी अच्छे मतों से जिताया था, ऐसे तरीके से वो जो जनता है, वो जनार्दन है, जो पब्लिक है, सब जानती है। जो बिठाने वाले लोग हैं, वो उतारने वाले लोग भी हैं, और ये मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे मेरे क्षेत्र के लोगों को। मैं एक अपील करता हूँ अपने क्षेत्र के लोगों से कि गर्मी हो, सर्दी हो, बारिश हो, हनेरी हो, मैं आऊँगा, आपके लोगों की आवाज़ उठाऊँगा, आपके क्षेत्र की आवाज़ बन के पार्लियामेंट में गूंजूंगा। ये मेरा वादा है आपसे। तो आप पंजाब के लोगों के लिए मैसेज क्या लेके जा रहे हैं? यही मैसेज है मेरा कि जब भी वोट की बात आती है तो थोड़ा सा अपना देख लीजिए कीजिए कैंडिडेट को कि इसका क्या प्राथमिकता है, क्या विजन है, क्या फर्क पड़ता है। थोड़े दिन पहले अपने टाटा टी अग्नि की एक ऐड आई थी, उसमें देखा था कि हमारी पीएन की क्वालिफिकेशन है, इंजीनियर की क्वालिफिकेशन है, डॉक्टर की क्वालिफिकेशन है, पर नेता की क्वालिफिकेशन भी चाहिए नहीं चाहिए? नेताओं की क्वालिफिकेशन सबसे पहले पूछनी चाहिए, और नेताओं का विजन, नेताओं का दम भी पूछना चाहिए, और नेताओं की खास करके उम्र भी देखनी चाहिए, मैं कहना चाहता हूँ। जी, बहुत बहुत शुक्रिया गुरपाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ पंजाब के एक युवा नेता कांग्रेस से गुरपाल सिंह गोल्डी जी। काफ़ी विषयों पे इनसे बातें हुई। 19 दिसंबर को जो ये दिल्ली आए थे अपने एमपी को खोजते हुए, इनका कहना है कि वो अभी तक नहीं मिले हैं, ना कोई जो इन्होंने 1 लाख रुपए का इनाम रखा था, ना कोई वो इनाम लेना है। इनका साफ तौर पे कहना है राजनीति में इसलिए उतरे हैं क्योंकि इन्होंने खुद अनएम्प्लॉयमेंट इन्होंने फेस करा, बेरोज़गारी फेस करी है। तो किस तरह से रोज़गार दिया जा सकता है, युवाओं के लिए काम आया जा सकता है, इसलिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से आए और ये एक जो राजनीतिक गंदा दलदल कहा जाता है उसमें उतरे। खुद ये कहते हैं कि जब तक कांग्रेस की नहीं, जबकि जितने भी युवा हैं पॉलिटिक्स में नहीं आएंगे तो किस तरह से दलदल जो है वो साफ़ किया जाएगा। और इनका साफ तौर पे कहना है 2019 में जो चुनाव आने वाले हैं लोकसभा के, उसमें साफ तौर पर एक पार्टी जीत कर आने वाली है और वो है कांग्रेस पार्टी। देश के जो चेहरे रहने वाले हैं वो है राहुल गांधी। तो कैमरामैन जगदीश उप्रेती के साथ मैं उज्जवल कुमार, UBB न्यूज़, दिल्ली।